नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया। अतीक का बेटा असद प्रयागराज में गवाह उमेश पाल हत्याकांड में 48 दिनों से फरार था। असद के साथ कुख्यात शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक तरफ अपराधी माफिया के खात्मे से पीड़ित परिवारों में खुशी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति, सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। और एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती ने आरोप लगाए हैं कि अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर धर्म की राजनीति करने और संविधान का ही इनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। इन सियासी दलों ने एक सुर में एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपाई न्यायालय और अदालतों में विश्वास नहीं करते। हालिया एनकाउंटर्स की जो गहन जांच पड़ताल हो, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग की। मायावती ने भी और अखिलेश यादव ने भी कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। तो सही गलत का फर्क ये सत्ता नहीं कर रही है और भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। सियासी दल भले ही असद और गुलाम के एनकाउंटर या जो बाकी दो अन्य एनकाउंटर इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में हुए हैं, भले ही वो इन पर सवाल उठाए, लेकिन मंथन में आज इस बात पर हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन अपराधियों को संरक्षण कौन देता है। इनको सियासी छतरी आखिर कहाँ से मिलती है। और क्या माफिया भी मेरा तेरा होता है क्या? अपराधी भी मेरा तेरा होता है क्या? सवाल ये कि सियासी दल इन्हें क्यों पालते पोसते हैं, क्यों खादी का अपराध से नाता जुड़ता है और फिर उसी राजनीति की रोटी सेकी जाती है। एक बड़ा और सवाल कि जब अपराधी मारे जाते हैं तो कभी ब्राह्मण खतरे में आ जाते हैं और कभी मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई आप सीधे सीधे अदालतों को बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इन सब सारे चीज़ों को लेकर। और एक और खबर, अभी अतीक को और उसके भाई अशरफ को रिमांड पर लिया गया। ये खबर भी खूब चर्चा में है कि दोनों को जो रिमांड पर लेकर जो बातचीत हुई है, जो एक रिमांड नोट बना है, उसमें इस बात का जिक्र है कि अतीक और उसके गैंग के लोगों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हथियार मिलते थे और ये हथियार पंजाब के जरिए, ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे, गिराए जाते थे और फिर अतीक का गैंग इन हथियारों को प्राप्त करता था। ये इसी बिना पर कोर्ट ने रिमांड दी है अशरफ और अतीक को पूछताछ करने के लिए। दोनों की आज प्रयागराज में पेशी थी, प्रयागराज कोर्ट में, और इस पेशी के बाद दोनों को फिलहाल रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर दे दिया गया है। लेकिन बेटे के मारे जाने के बाद अतीक अहमद रो पड़ा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि किस तरीके से उसके अंदर खौफ है और किस तरीके का आज उसका पूरा जो ये अशरफ है, उसका अतीक का भाई, दोनों भाई एक तरीके से खौफ में। और बार बार अतीक का BP भी बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, वो बेहोश होकर कोर्ट में गिर गया। वकीलों ने कहीं किसी ने जूता फेंका, किसी ने एक तरीके से बोतल फेंकी, क्योंकि उमेश पाल जो राजू पाल, विधायक राजू पाल की हत्या में गवाह था और उस हत्या का मुख्य आरोपी अतीक अहमद है, अशरफ है, उस मामले के गवाह को दिन दहाड़े, आज से ठीक 48 दिन पहले दिन दहाड़े उसको गोली से उड़ा दिया था। और उसमें साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल कर आई थी, उसमें असद गोली चलाता हुआ नजर आ रहा था, गुड्डू मुस्लिम और
बाकायदे जो ये बम फेंक रहा है, ये गुड्डू मुस्लिम नाम का अपराधी अभी पकड़ से बाहर। ये भी खबर आई थी कि इसको भी ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। खबरें ये भी है कि ये तीनों एक ही साथ थे। गुड्डू मुस्लिम कहीं निकल गया, ये बम फेंक रहा है, गुड्डू मुस्लिम है। और इसके अलावा गुलाम मोहम्मद को ढेर कर दिया पुलिस ने। तो आज असद और गुलाम मोहम्मद दोनों पुलिस के हाथों मारे गए। सबसे बड़ा सवाल है कि 3 दिन पहले ही अभी बहन कुमारी मायावती 48-47 दिनों से, अब 45 दिन 44 दिन मान लीजिए कि 44 दिनों से पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस, STF बार बार अखबार चैनल सवाल उठा रहे थे कि भाई कहाँ चले गए, कौन इनको संरक्षण दे रहा है। कहीं तरह तरह की खबरें आई कि ये लोग कहीं नेपाल में हैं, कहीं तुरान में हैं, कहीं ईरान में हैं, लेकिन ये सब देश के अंदर ही घूम रहे थे, संरक्षण पा रहे थे। और मायावती 3 दिन पहले ऐलान करती हैं कि अतीक और उसके परिवार के किसी व्यक्ति को वो राजनीतिक संरक्षण नहीं देंगी, उनको टिकट नहीं देंगी। और आज असद, अतीक का बेटा, मुठभेड़ में मारा गया, उसका एक सहयोगी मुठभेड़ में मारा गया। इन शूटरों ने उमेश पाल की हत्या की थी बकौल पुलिस। बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी छतरी रखती है तब तक वो बचता रहता है क्या? और जब सियासत जैसे ही हाथ हटाती है तो उसका हस्र अतीक जैसा, अतीक के बेटे जैसा, मुख्तार जैसा, बहुत सारे जो अपराधी हैं, विकास दुबे जैसा हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने आज दोनों मुद्दों पर सवाल उठाया और उन्होंने विकास दुबे का भी जिक्र किया बहन कुमारी मायावती ने अपने ट्वीट में। और उन्होंने इस बात को कहा कि विकास दुबे की तरह ही वो कह रहे हैं कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या, मायावती शब्द का प्रयोग कर रही, हत्या, माफिया नहीं कर रही, बदमाश नहीं कर रही, कुछ नहीं लिख रही वो कह रही कि हत्या हुई है। ये अनेकों प्रकार की चर्चाएं हैं। पुलिस मुठभेड़ में हत्या जैसे शब्द का वो जिक्र कर रही हैं। इसके पीछे चुनावी राजनीति है। मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए नहीं, वो पसमानदाओं मुसलमानों पे लगे हैं, लेकिन उनके जरिए कहीं ना कहीं मायावती को वोट चाहिए, मुसलमानों को, अखिलेश यादव को वोट चाहिए, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि विकास दुबे की तरह ही लोगों को लग रहा था कि गाड़ी पलटेगी और वही सच हुआ। चर्चा का बाजार वो लगातार कह रहे थे। विकास दुबे कांड का जिक्र भी वो कह रही हैं कि दोहराए जाने की बात लोग कह रहे थे और वो आशंका सच साबित हुई। विकास दुबे भी बसपा की कोख से बहुजन समाज पार्टी के गर्भ से पैदा हुआ अपराधी था। और जब वो अपराधी मारा गया तो इस पूरे देश का ब्राह्मण खतरे में आ गया। चोटीधारी, जनेऊधारी तमाम संगठन निकल पड़े और कहा कि भाई योगी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्याएं करवाते हैं, माफ कीजिएगा। इस तरीके के आरोप लगाकर योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की गई थी। और आज जब ये कौन इनकार कर सकता है, क्या ये असद और गुलाम ने हत्या नहीं की? क्या उनका खौफ नहीं है? ये कौन इनकार कर सकता है? फिर इस तरह की क्यों बातें हो रही हैं? क्या किसी अपराधी, माफिया, आतंकवादी, गुंडे, मवाली, लफंगे का कोई धर्म भी होता है क्या? कोई जाति होती है क्या? कोई अपराधी क्या उसको ब्राह्मण कह के आप शेल्टर देंगे? किसी को क्षत्रिय कह के शेल्टर देंगे? किसी को मुस्लिम कह के शेल्टर देंगे? कौन सी बात है? बहुत सारे लोग, ओवैसी ने कहा कि ये एक तरीके से अलग तरीके से इस देश और प्रदेश को चलाया जा रहा है। कुछ बयानात पहले इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे, आज पूरे देश में उनका वही कोड आज गूंज रहा था मीडिया कि हल्के में मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिल गया। इस तरीके के कोड आज पूरे दिन मीडिया में रहे। और योगी आदित्यनाथ का वो कोड सुनिए, विधानसभा में उन्होंने कहा था 24 फरवरी को। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत ही, जिस समय विधानसभा में बोल रहे थे, बहुत ही आक्रोशित थे। वो उनके अंदर का आक्रोश विधानसभा के अंदर फूट पड़ा था। वो कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे। क्या गलत कह रहे थे? अगर कोई इस प्रदेश की, इस देश की कानून व्यवस्था अस्मिता से खेलेगा तो उसे मिट्टी में मिलने का हक नहीं है क्या? क्या ये नेता झंडा लेकर उसे बचाने आ गएंगे क्या? ये कौन सी परंपरा ये चल पड़ी है?
इनकाउंटर में आज असद के मारे जाने के बाद, गुलाम मोहम्मद के मारे जाने के बाद, पहले एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस को सुनिए। असद और गुलाम ये दोनों मुख्य शूटर थे जो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज में घटना हुई थी। इन अपराधियों के पीछे एसटीएफ तभी से लगी हुई थी। ये प्रेस्टिजियस केस था क्योंकि ये कानून व्यवस्था सिस्टम के जड़ पर प्रहार था जब एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का मर्डर हुआ। और आज फाइनली इन्हें ट्रैक डाउन करके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन्हें आज मार गिराया है। हमारे सहयोगी जोहैब ने एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी से बातचीत की, वो सुनिए, फिर मैं तिवारी जी का खाका खुद ही बताऊंगा। उमेश पाल हत्याकांड में 2 शूटरों का एनकाउंटर हुआ। हमारे साथ डीआईजी एसटीएफ है। सर, किन लोगों का ये एनकाउंटर हुआ है, कौन शूटर्स थे? देखिए, आपने 24 फरवरी को एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ था जिसमें हमारे 2 आरक्षकगण जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे वो भी मारे गए थे। और आज ये जनपद झांसी में थाना बड़ा गांव क्षेत्र में परीक्षा पावर हाउस प्लांट के पास में ये सूचना मिली कि इस घटना में मेन जो अभियुक्त हैं जिन पर शासन से 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार है, असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन, ये वहाँ पर हैं। इनके पकड़ने के प्रयास में एसटीएफ की टीम द्वारा चैलेंज करने के बाद भी ये रुके नहीं और इन्होंने एसटीएफ की टीम में फायर किया। रिटेलिएटरी फायर, आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में ये दोनों बदमाश मारे गए। और इन दोनों के पास से ब्रिटिश बुलडॉग, जो विदेशी रिवाल्वर और वाल्थर की पिस्टल ये बरामद हुई है। ये वही अनंत देव तिवारी हैं जिन पर आरोप लगा था कि विकास दुबे गैंग के लोगों को संरक्षण देते थे। कानपुर के डीआईजी के रूप में पदस्थ थे और उसी दौरान विकास दुबे के लोग, जो करीबी लोग, विकास दुबे के खजांची, विकास दुबे के बहुत सारे लोग अनंत देव तिवारी से मिलते थे। और बाद में इन्हें सस्पेंड भी किया गया था, काफ़ी दिनों तक सस्पेंड रहे। लेकिन इस समय ऐसी जगह संरक्षण पा गए हैं जहां पूरी प्रदेश में माफियाओं को, जिस बहादुर दल की कमान पूरे प्रदेश के माफियाओं को हम मार गिराने के लिए, उन्हें उनका सफाया करने के लिए दी गई है, एसटीएफ में फिर आ गए। पहले भी एसटीएफ में थे। कानपुर के डीआईजी के दौरान इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, गंभीर जांचें हुई थी। ऐसे अधिकारियों के बारे में भी उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार पुनर्विचार भी करना चाहिए कि ये वहीं पर हैं जहां बहुत सारी सूचनाएं प्रदेश के लिए आती हैं। और जिस विकास दुबे को लेकर चर्चा में उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी, बहुत सारे आरोप लगे थे, गाड़ी पलटने का जो बहुत सारा बातें चलती हैं, उसी विकास दुबे के लोगों से बहुत ही मधुर रिश्ते रखने का इन पर आरोप लगा था। इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, इंदौर में थे आज वो, उसे सुनिए। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, उन्होंने तो कहा कि संविधान का एनकाउंटर कर दिया गया, अदालतें बंद कर दीजिए। वो बैरिस्टर भी हैं। बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर गोली से फैसला करना है, गोली को ही कानून बनाना है, तो अदालतें बंद कर दो। वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने इस देश में
तमाम मुसलमानों को पीट पीट कर कुचल कुचल कर मार डाला है, क्या उनका इनकाउंटर करोगे, उनका घर गिराओगे? ये चुनौती है, ओवैसी ने चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी रिएक्शन आया है, उसको भी सुनिए। ये जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीगचों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। उमेश पाल की मां और उसके परिवार ने, पत्नी ने क्या रिएक्शन दिया इस पूरे घटनाक्रम के बाद? असद और गुलाम के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद क्या रिएक्शन था उनका, वो भी सुनिए। उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं बस धन्यवाद ही कह सकती हूँ। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने, मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। उमेश पाल की मां और पत्नी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने फर्ज और कर्ज दोनों अदा किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ का भी परिवार धन्यवाद दे रही है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मेहमानों से बातचीत। अपने फायदे के लिए सियासत अपराधी पैदा करती है, बनाती है, उनका इस्तेमाल करती है, और जब हाथ हटा लेती है तो अपराधी अपनी औकात में आ जाता है, धूल धूसरित हो जाता है, योगी जी के शब्दों में मिट्टी में मिल जाता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, और आज मंथन में मेरा यही सवाल होगा कि अगर अपराधी मारा जाता है तो फिर पूरा ब्राह्मण समाज क्यों खतरे में आ जाता है? अपराधी मारा जाता है तो पूरा मुसलमानों और धार्मिक ताना बाना कैसे खराब हो जाता है? ये दो बड़े सवाल आज मंथन में उठाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है, और बहुत अनुभवी लोग, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को समझने वाले, पत्रकारिता और राजनीति से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सीनियर IAS अनीस अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न शासन और प्रशासन के पदों पर हैं। अंसारी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। अजय कुमार जी, लगभग 5 दशक यानी 50 साल का पत्रकारिता का अनुभव, और बहुत दिनों के बाद अजय कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, और ख़ास तौर पर अपराध की पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं अजय कुमार जी, और पूरा पॉलिटिक्स और अपराध बहुत लंबे समय से अजय कुमार जी देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। अमित गुरु, कांग्रेस के नेता, और आलोक वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पत्रकार। आलोक भी काफ़ी समय तक बहुत अच्छे से पत्रकारिता उन्होंने की है, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। और इंजीनियर जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं। इंजीनियर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मेहमानों से यही मेरा निवेदन है कि चूँकि विषय बृहद है और चर्चा भी सार्थक होनी चाहिए, तो कृपया समय बहुत लंबा मत लीजिएगा, ताकि सभी लोगों का बारी बारी से समय आ सके।
मतलब उनको वक्त मिल सके। मेरा प्रश्न अजय जी से ही है, मैं अजय जी से शुरू करता हूं। अजय जी, विकास दुबे मारा जाता है तो पूरा ब्राह्मण समाज खतरे में आ जाता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। चोटी और जनेऊ निकाल के चंदन लगा के आ जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज खतरे में आया, योगी जी की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, बहुत लंबी लिस्ट लेकर आती है। जबकि उस अपराधी ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, सीओ का पैर काट डाला था, ये कहा जाता है। आज जब फिर ऐसे अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद के बेटे का, जो ऑन कैमरा गोलियां चला रहा है ताबड़तोड़, मतलब हांफने का भी मौका नहीं दिया उन पुलिस वालों को और उस उमेश पाल को जो गवाह था। उसी तरह गुलाम जो मारा गया है, फिर सामाजिक ताना बाना कैसे खराब होने लगा, और उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसमें सवाल उठा दिए। अजय जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम कुछ जातियां करती हैं। मुझे तो याद है, तमाम राजनीतिक लोग अपने चुनाव के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो 60 का दशक हो, विद्यावती राठौर सिंह को, और उन्होंने तहसीलदार सिंह को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए सीबी गुप्ता से कह करके पैरोल दिलाई। अब जहां तक विकास दुबे की बात, बड़ा भारी क्रिमिनल था, भारी चीजें थी, लेकिन अब कुछ लोगों ने जातीय आधार पर महिमा मंडित किया। आज यही अतीक के वो बेटे और भाई, इनका भी इनकाउंटर हुआ है, हम अपराधी। लेकिन अब एक पार्टी के बड़े नेता ओवैसी जी, उन्होंने कहा है तो मुसलमानों तो करें, संविधान का इनकाउंटर हो गया है, वो करे अदालतें बंद कर दो भाई, क्यों चला रहे हो? संविधान का, उनका संविधान तो, और एक हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, महिमा मंडित करने का काम कभी महिमा मंडित नहीं किया। अपराधी विशुद्ध रूप से अपराधी होता है। मुझे तो याद है, एक ब्राह्मण बहुत बड़े अपराधी थे भदोही में, अभी गुलाम सिंह की सभा में वो बैठे थे भदोही में, पुलिस उनको तलाश रही थी, उन्होंने नेताजी से कहा हमें नहीं गिरफ्तार करना। नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा अभी हमें हेलीकॉप्टर पर छोड़, और जब लौटे तो गिरफ्तार, नेताजी उनको अपने हेलीकॉप्टर पर बिठा करके लेकर चल गया। तो जब इस तरह खुली राम राजनैतिक लोग, राजनीतिक दल के नेता लोग अपराधियों को खुलेआम समर्थन देते तो महिमा मंडित करने का काम होता है। लेकिन अच्छा है, इस सरकार में अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किया जा रहा है। आपने देखा विधानसभा के अंदर ये घटना हुई, उसके बाद ठीक बात है, समाया। ठीक बात है। मैं आरएम श्रीवास्तव साहब के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने प्रमुख सचिव गृह के रूप में काम किया है, बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं। इस तरीके का जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर वादा कर देता है मिट्टी मिला दूंगा, तो जब आप रहें तब भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती कि भाई कभी कभी होता है अंदर की मारो इसको, और आजकल ये चलन हुआ कि भाई इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर के आदेश हो गए, जबकि क्या कोई संवैधानिक चीजें हैं क्या इनकाउंटर का आदेश होना? माननीय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में बयान दिया, कदाचित वह एक अतिशयोक्ति थी, वह कानूनी प्रक्रिया से भिन्न थी। जहां तक एनकाउंटर की बात है, सबसे पहले तो मैं यूपी एसटीएफ को मैं बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने पूर्व में भी बहुत से ऐसे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि वो यूपी के एक अलंकार हैं यूपी एसटीएफ। इसमें एनकाउंटर की, जहां तक इस वाले एनकाउंटर की बात है, तो एक दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर हुआ और उस अपराधी के पास ये बीसियों मौके थे कि वह आत्मसमर्पण करता, थाने में समर्पण करता, कोर्ट में, माननीय न्यायालय में समर्पण करता। उसने ये सब चीजें नहीं करी। लगातार वो 1.5-2 महीने तक भगता रहा और अंत में फिर जैसा जो हुआ वो सब आपके सामने है। और मैं ये भी कहूंगा कि एनकाउंटर मात्र से ही वो यूपी एसटीएफ सही साबित नहीं हो जाती है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच में अगर ये पाया जाता है कि जाति करी गई है, गलत किया गया है, तो फिर वो
उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाती है रिपोर्ट, ये वो उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होते हैं। अगर उनको लगता है कि जांच सही नहीं हुई है तो वो दोबारा जांच करा सकते हैं, और उनको लगता है कि साहब ये जो है ये मामला सही है तो फिर मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी सही है कि साहब माफियाओं की जो शक्ति है उसका नेस्तनाबूद होना आवश्यक है, एनकाउंटर के माध्यम से नहीं, जो कानूनी तरीके हैं उनके माध्यम से। उसमें एनकाउंटर भी एक तरीका है, केवल पूरा तरीका नहीं है, एक तरीका है। अब इसमें यह भी ध्यान दिया जाए कि जो राजू पाल हत्याकांड था वो अभी 19 साल से मुकदमा चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। उमेश पाल के खिलाफ उमेश पाल वाला जो मुकदमा था 2007 में चल रहा था। जिस दिन उमेश पाल ने गवाही दी उसके अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में यह पाया गया कि साहब उसी मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो अब इस तरह से अगर धीमे धीमे चलता है तो वो पब्लिक को अच्छा तो लगता है ताली बजाना, लेकिन जो न्यायालयी प्रक्रिया है उसको कदाचित तेजी करने की जरूरत है। थोड़ा जल्दी लोगों को न्याय मिले, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसमें माननीय न्यायालय ने यह कहा कि साहब कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उमेश पाल के मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। उसके बाद ही उमेश पाल को बयान देने का मौका मिला, और जैसा आप जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने बयान दिया वो अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब जो आज एनकाउंटर है वो उस व्यक्ति को अभी देखिए कि कितना शातिर था। वो जिस समय वारदात हो रही थी वहां पे उसने अपना फोन यहाँ पे दे रखा था, अपने मित्र से कह रखा था कि तुम लोकल एक फोन मिला दो, एटीएम कार्ड दे रखा था कि एटीएम से पैसा निकाल लो जिससे कि मेरी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज हो जाए। या तो तैश में आके गाड़ी से निकल आया और उसकी पहचान हो गई, नहीं तो पहचान नहीं होती, अभी वो कानूनी उसमें दांवपेच में ये मामला फंसा रहता। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि एनकाउंटर अपराधी की कोई जाति नहीं होती, एनकाउंटर केवल कोई तरीका नहीं है, कई तरीके हैं, उसमें से एनकाउंटर भी ठीक बात है, एक तरीका है। ठीक बात है श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एनकाउंटर एक तरीका हो सकता है लेकिन सब कुछ यही तरीका नहीं है। मैं एक यहाँ ब्रेक पर जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँगा और ये पूछूंगा कि भाई राजनीति जो अपराधियों को पालती है क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा के पास जाऊंगा। आलोक वर्मा, अखिलेश यादव और मायावती कह रहे हैं कि हत्या, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे की पुलिस मुठभेड़ में हत्या, शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इससे सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। आलोक दुर्गेंद्र भाई, जो आपने बाइट चलाई थी लाल टोपी वाले भाईजान की, सुन रहा था मैं पूछना चाहता हूं उनको इल्हाम कहां से हो गया कि ये फेक इनकाउंटर था? अभी तो ना कोई जांच हुई, ना अखिलेश यादव वहां जाकर के अपनी पूरी आंखों के साथ, अपनी पूरी पार्टी के साथ वहां चारों तरफ इकट्ठा हुए होंगे और देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के दुर्दांत अपराधी को पैदा किया, कौन है ये लोग? यही समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट दिया ना इनको, इन्हीं की पार्टी से विधायक बने और उसके बाद दिल्ली भी पहुंच गए, सदन में भी पहुंच गए, संसद में भी पहुंच गए, और आज इतना उत्साह इनका बढ़ गया, इतना हौसला इनका बढ़ गया कि इलाहाबाद में सरेआम 2 पुलिस वालों को मारने से भी बुरे जिन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स जो चलती है, जो सपोर्ट करती है, आज भी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी के बयान आ रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा हो, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हों, शायद इसी तरीके की पॉलिटिक्स जब सहारा बनती थी इन माफियाओं के, इन सड़क छाप गुंडों के, तब आज इस तरीके का हौलनाक जो दृश्य आपको दिखाई पड़ता है, इस तरीके का जो उत्तर प्रदेश आपको दिखाई पड़ता है, वो शायद इन्हीं की वजह से है। लेकिन अब बदल गया है। देखिए 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को आजाद किया। जो बेड़ियों में जकड़ी थी पुलिस, जो बेड़ियों में जकड़ी थी वर्दी, उसको उन्होंने आजाद करने का काम किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अपराधी हैं या तो वो जेल में होंगे
या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर होंगे। बहुत सारे अपराधी जिनका नाम आप जानते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे विजय जी हों, जी लगा दे रहा हूं मैं उनके नाम के आगे, सारे के सारे एक समय जी थे, आज कहाँ हैं? आज जेल के भीतर हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर रहने की कोशिश करते हैं। हमें लाना पड़ता है उनको, डर में रहते हैं, दहशत में रहते हैं। यही योगी जी का शासन है। 6 साल में हमने अगर उत्तर प्रदेश आज बदला है तो कुछ इसी तरीके से बदला है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत थी। इस तरीके के माफियाओं ने, इस तरीके के अपराधियों ने पूरे उत्तर प्रदेश को अलग अलग गढ़ों में बांट दिया था। डर उनका कारोबार था। सत्ता में जो राजधानी में रहते थे वो उनको संरक्षण देते थे। आलोक, समाजवादी पार्टी ये भी कहती कि भाई मेरे माफिया तेरे माफिया। भारतीय जनता पार्टी भी संरक्षण देती है ब्रजेश सिंह को, विनीत सिंह को, बहुत सारे सिंह हैं, वो भी आरोप लगाते हैं। कहते हैं टॉप 10 अपराधी है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसे मारा जाना चाहिए, कुछ भी उसको दंड मिलना चाहिए, न्यायालय जब दंड देता है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये भी आरोप लगाते हैं लोग। दुर्गेन भाई, निश्चित रूप से जो भी अपराधी हों, चाहे वो इस पाले के हों या उस पाले के हों, इस सोच के हों या उस सोच के हों, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सोच पे चलने वाली पार्टी है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम जाति और धर्म से किसी अपराधी, ये तो मैंने पहले शुरू में कह दिया कि विकास दुबे मारा जाता है तो ब्राह्मण खतरे में आ जाता है, असद और गुलाम मारे जाते हैं तो सामाजिक ताना बाना टूट जाता है। मैं ये सवाल लूंगा, अनीस अंसारी साहब बहुत ही अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, शासन में बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और समाज में बहुत काम कर रहे हैं। अंसारी साहब, एक तो मैं ये जवाब चाहता हूँ कि सियासत कैसे पालती है अपराधियों को, और मेरे अपराधी तेरे अपराधी। और दूसरा जो प्रश्न है, आलोक ने कहा कि 2017 से पहले, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस प्रदेश में पुलिस के हाथों और पैरों में बेड़ियां जकड़ी थी, अपराधियों नहीं, पुलिस के हाथ पैर जकड़े हुए थे। देखिए, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो मुलजिम होते हैं, क्राइम का रिकॉर्ड होता है, उनको खुद पालती पोसती हैं। इस वक्त की जो असेंबली है यूपी की, उसमें 37% विधायक बीजेपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं और 83 उसमें से ऐसे जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ाम है, हीनस क्राइम जिनको कहते हैं। सभी पार्टियों में, मोस्ट ऑफ द पार्टीज ऐसी हैं जिनमें विनेबिलिटी को देखते हैं लोग। जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, देखते हैं कि इसको खड़ा कर देंगे तो जीतेगा या नहीं जीतेगा। उस चक्कर में वो क्रिमिनल रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हैं, अंडर प्ले करते हैं। और जनता भी, जिसके पास राइट है कि अगर क्रिमिनल शख्स को टिकट दे दिया गया तो उसको हरा सकती है, वो भी बहुत ही महदूद दायरे में सोचती है। उसको अनाज मिल जाए, मकान मिल जाए, या हिंदू मुसलमान को ध्रुव हो, या अगली जात और छोटी पिछली जात के चक्कर हो, तो बहुत ही नैरो विजन पे वो वोट दे देते हैं। इसका इलाज पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी है और इलेक्शन कमीशन के पास भी। इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत है, मगर उसमें एक कमी है। सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें ये कहा गया है 2 साल से ज़्यादा के जो लोग कन्विक्टेड हैं उन्हीं को ही डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसी लचीलापन आ जाए कानून में, गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट से पास करा दे कानून कि जिसमें हीनस क्राइम का रजिस्ट्रेशन होने के बाद और अगर चार्जशीट लग गई हो तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाए, तो काफ़ी हद तक इसको दबाया जा सकता है। अंसारी साहब, पूरी संसद खाली हो जाएगी, पूरी विधानसभा खाली हो जाएगी। अभी तो राहुल गांधी नपे हैं, अभी बहुत सारे लोग नप जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर इस देश में चलाएगा कौन? अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि जो आपकी अगली पीढ़ी IAS की, उसी को देश दे दिया जाए, नेता ना रहे अब। नहीं, राहुल गांधी जी का केस डिफरेंट। वो 2 साल तक की, 2 साल से ऊपर की सजा वालों को इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ये तो गलत डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। 2 साल तक की सजा पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन कानून बनाना चाहिए कि अगर हीनस क्राइम्स में, वो पॉलिटिकल क्राइम नहीं कि आपने दफा 144 तोड़ दी प्रोटेस्ट करने में, वो सब नहीं। हीनस क्राइम में मर्डर, किडनैपिंग और थ्रेट, इस टाइप की चीज़ों पर अगर हीनस क्राइम में किसी भी मुलजिम को, किसी भी पॉलिटिशियन को, अगर उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन हो गया केस का, चार्जशीट लगे, तो चार्जशीट एक बेसिक चीज़ होता है कि प्राइमा फेसी केस जो है उसमें सबूत है, तो चार्जशीट स्टेज पे डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन से कंटेस्ट करना मना कर देना चाहिए और कोई सज़ा देने की जरूरत नहीं। उनसे कहते हैं कि आप भाई इसको पहले क्लियर करा लीजिए, जब आपके किसी कोर्ट में छूट जाएंगे इन चार्जेस से, तब हम आपको दोबारा अलाउ करेंगे। अगर इतना भी गवर्नमेंट कर दे, और इस वक्त तो
बीजेपी के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, अगर ऐसा कानून लाए तो कोई रुकावट उनकी बन नहीं सकती। ठीक बात तो उनको लाना चाहिए, लेकिन उनकी नीयत भी साफ नहीं। मैंने शुरू में अर्ज किया कि पूरी असेंबली जो है यूपी की, उसमें 37% बीजेपी के विधायक जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और 83 उसमें हीनस क्राइम्स के। तो यहीं से शुरुआत करते हैं बीजेपी, अपने लोगों को किनारे बिठाना शुरू करे कि भाई आपने। ठीक बात है। मैं 10 सेकंड का रिएक्शन अंसारी साहब आलोक वर्मा से लूंगा, फिर अमित गुरु के पास जाऊंगा और फिर जनक प्रसाद जी के पास। आलोक वर्मा रिएक्शन 10 सेकंड का, माफ कीजिएगा। दुर्गेंद्र भाई, मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सिस्टम को काम करना चाहिए और मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो सिस्टम काम करता है। किसी के ऊपर कोई आरोप है, पुलिस उसकी जांच करती है, उसके पास भी अधिकार होता है कि वो अदालत में जाए, अदालत उससे निर्णय सुनाती है और उसे लगता है कि अपराधी है तो सजा देती है, और जब सजा देती है तो मुझे लगता है उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। साफ साफ है, सदन में भी यही है कि 2 साल से ज्यादा अगर कोर्ट ने आपको सजा दी है तो सदन के मेंबर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर केवल एफआईआर दर्ज कर देने पे किसी को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो मुझे लगता है कि आलोक वर्मा का पॉलिटिकल कैरियर आप जब चाहें तब यहीं खत्म कर सकते हैं। आप कोई एफआईआर दर्ज कराइए, अभी तो हमारे पर कोई मैंने कुछ कोई बड़ा अपराध किया कि नहीं किया, अभी तो आगे कुछ गया ही नहीं। तो ये खतरा हो जाएगा अंसारी साहब, ये खतरा हो जाएगा कि भाई किसी से एप्लीकेशन दिला के पता चला बलात्कार का मुकदमा लिख जाएगा, कुछ भी लिख जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। 10 सेकंड आपका भी लूंगा अंसारी साहब, बोलिए। मुकदमे दर्ज करती है सरकारें। मैंने ऐसी मीटिंग अटेंड की है जिसमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने सारे डीएम से कहा कि देखिए हर जिले से केस जो है फला पार्टी के लीडर खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तो ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ये बंदिश लगानी पड़ेगी कि अगर हीनस क्राइम्स में चार्जशीट चली गई है तो फिर इतने दिन तक तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए। ठीक बात है, ठीक जब वो बिल्कुल माकूल बात है, ठीक बात है। अमित गुरु साहब, आपके पास आ रहा हूं। ऐसा कौन सा सामाजिक ताना बाना टूट गया? अखिलेश यादव परेशान घूम रहे, मायावती हत्या बता रही, मतलब मसला क्या है? अपराधी अगर मारा जा रहा है तो क्यों दिक्कत हो जाती है? इन दलों के पेट में क्यों दर्द होता है? विपक्ष क्यों परेशान हो जाता है? ये किससे सवाल पूछ रहे हैं? ये अमित गुरु कांग्रेस के नेता हैं। ओके, जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और जवाब भी जरा मजबूती के साथ में दीजिए, अच्छा सा। जी, मैं मजबूती के साथ ही जवाब दे रहा हूँ, तटस्थ होकर जवाब दे रहा हूँ आपको। निश्चित तौर पे माफिया कोई भी हो, उसके साथ मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मेरे दल का भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। 2 चीजें आलोक वर्मा जी ने कही और आपने भी शुरू में इस बात को कोट किया। अखिलेश यादव ने कहा फेक इनकाउंटर है, मायावती ने कहा हत्या है, और नहीं, ये तो दोनों ने ही कहा है, हमने थोड़ी कहा है। अखिलेश की बाइट हमने सुना, ये मायावती का ट्वीट है। वैसी ने कहा कि ये कोर्ट और ये न्यायालय अदालतें बंद कर देनी चाहिए। इन तीनों चारों के जो आज के बयान आए हैं, इस बयान से थोड़ा सा पीछे जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन के अंदर के बयान को भी हमको परखना होगा कि जब उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, मेरा उनके कहने और इस दावे पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस दावे के भी मायने निकाले जाने चाहिए। इस देश के अंदर कोर्ट है, कानून है, अदालतें हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर सारे फैसले अगर सरकार ही लेगी तो ऐसी चीज का कहना तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही है, अदालतें बंद हो जाए। दूसरी चीज, एक सुझाव मेरा है, हम लोग टीवी चैनल पे ये बात रख रहे हैं, अधिकारियों तक, उच्चाधिकारियों तक भी जाती है बात। जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट माननीय सांसदों या विधायकों के मुकदमों को जल्दी से निपटारे के लिए होता है, अभी ये पूर्व सचिव श्रीवास्तव जी ने बात रखी, मुझे बड़ा पसंद आया ये बात। ये कोर्ट में इतने लंबे समय तक जब ये मामले लंबित रहते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है कि ऐसे मामले और दुर्दांत अपराधियों के मामले को आप एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 2 से 3 साल में इनको सजा मुकर्रर करें। अब सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार जब पूरा न्याय का सिस्टम एनकाउंटर और बुलडोजर पे लेके चलेगी तो इन अदालतों को तो बंद हो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सही तरीके से, और जो आपने कहा कि ब्राह्मण कार्ड की बात हो रही है या फिर मुस्लिम कार्ड की बात हो रही है कि कहाँ से इसमें ये सॉफ्ट कॉर्नर लोग निकाल ले रहे हैं, ऐसा कतई मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर जातिगत भावनाओं पे कुछ लोगों के कमेंट से या कुछ उनके अपने अलग विचार आते होंगे तो आते होंगे, किसी अपराधी के प्रति मेरी कोई नरम दिली बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एनकाउंटर सवालों के घेरे में है तो सवाल उठाए जाएंगे। ठीक बात है। अमित गुरु, मैं जनक प्रसाद के पास जाऊंगा। इंजीनियर जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी के नेता। जनक प्रसाद जी,
कौन सी इसमें दिक्कत है भाई? कौन सा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है? सब लोग क्यों हाय हाय करने लगे? इनकाउंटर हुआ, अपराधी मारा गया, खुलेआम ऑन कैमरा वो मार रहा है, सीसीटीवी फुटेज में दैत दनादन, गोली पे गोली, बम पे बम। क्या करें? योगी जी छोड़ दें उत्तर प्रदेश को कि जाओ भैया लूटो खाओ मारो? जनक प्रसाद अनम्यूट करिए। से सर, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जो हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि जो अदालतें हैं अगर वो तत्पर जो संज्ञान नहीं लेंगी, जो आपके राजनीतिक में बैठे हुए लोग हैं, स्पेशल कोर्ट बना के उनका संज्ञान एक लिमिटेड टाइम में नहीं ले पाएंगे अगर, तो स्थिति प्रकट होगी। दूसरी बात, जो लोग जाति और धर्म देख के एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये उनको समझना चाहिए कि जाति धर्म, जो क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है। अगर आप जाति देख के एक्शन करेंगे तो देश कहां पे जाके खड़ा होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है अपने न्यायपालिका से कि आप इसमें तुरंत इंटरवीन करें और अपने हाथ में जो पॉलिटिक्स में लोग हैं और क्रिमिनल, जो हाई क्रिमिनल लोग हैं, जो संगीन जिन पे धारा लगी हैं, उसका एक लिमिटेड दायरे में, लिमिटेड टाइम में लेके उस पे आप एक्शन कीजिए। अदरवाइज ये सरकार होगी तो उसके वाले को इनकाउंटर करेंगे। अब ये एक ट्रेंड बन जाएगा। ये बड़ी बात। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं जनक प्रसाद, चूंकि मेरे मन में यही बात आ रही थी कि आज आपकी सरकार है तो आप माफिया चिन्हित कर लेंगे, कल उनकी सरकार आएगी तो वो भी माफिया चिन्हित कर लेंगे। और आरएम श्रीवास्तव साहब, अनीस अंसारी साहब ये बात को कह चुके हैं। अनीस अंसारी साहब ने तो खुलकर कहा कि एक चीफ मिनिस्टर कहते थे कि विरोधी दलों के खिलाफ मुकदमा लिखो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते होंगे। तो ये तो ट्रेंड बन जाएगा और फिर कानून, संविधान, अदालतें बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल ब्रेक से पहले इंजीनियर जनक प्रसाद, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने उठाया कि ठीक है, जब ज़्यादा गोली का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि आज आप कर रहे हैं, कल कोई दूसरा करेगा। लेकिन एक और समस्या होती है, दुर्दांत अपराधियों का फिर इलाज क्या है? बड़ा सवाल ये भी है। मैं सीधे आरएम श्रीवास्तव साहब के पास जाऊँगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव गृह रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ पदों पर रह के श्रीवास्तव साहब ने काम किया। श्रीवास्तव साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी के नेता ने उठाया है। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी मंशा ठीक ही होगी, लेकिन जो ये ट्रेंड सेट हो रहा है, ये ट्रेंड आने वाले दिनों में किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सब कुछ फैसला तो फिर फैसला ऑन द स्पॉट होगा, पब्लिक ताली बजाएगी, जय जय करेगी, नारे लगाएगी। ऐसा था कि जो भी पार्टी आती है जी, वो दूसरी पार्टी के टॉप 10 गुंडे छंटवाती है। कोई नई बात नहीं है, ये 25-30 साल से यही चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी हाँ, एकदम मैं कह रहा हूं। और एक महोदय आज की तारीख में सांसद हैं, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में करीब 1500 SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कराए थे, फर्जी। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री रहे हैं क्या पहले? नहीं, वो सांसद रहे जी, सांसद हैं जी, ठीक है। उन्होंने फर्जी 1500 मुकदमे SC/ST एक्ट के दर्ज कराए। ये मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, और ये पहले से ही आ रहा है कि जब हमारी पार्टी आती है तो भैया दूसरे की 10 गुंडे छांटो, दूसरे की पार्टी आती है तो हमारे 10 गुंडे छांटो, ठीक है। तो एक चीज तो ये। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बड़ी जल्दी हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है ना, लेकिन उसमें और सब इसका माने आप इसका समर्थन करते हैं क्या? इस ट्रेंड का आप समर्थन कर रहे हैं क्या? एकदम नहीं करता हूं मैं। जनक जी उनको बोलने दीजिए, अपनी बात उनको रखने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो, बोलिए। ये जमीनी हकीकत है, इसमें हमारे आदरणीय वरिष्ठ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे
कि ऐसा होता रहा। उनका बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव है, बड़ा संतुलित विचार रखते हैं, वो इस बात का समर्थन करेंगे कि ऐसा होता रहा है। अच्छा, दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्टें हैं लेकिन उन पर ढेर सारे मुकदमे चलते रहते हैं। अब आज आपने अखबार में पढ़ा कि वलीउल्लाह ने वो वाराणसी में बम कांड किया था 2006 में जी। उस मामले में मैंने गवाही फरवरी में दी, फरवरी 2023 में। समझ लीजिए कितने साल गुजर गए। जी जी। उसका फैसला आजकल में आया है और जिन जज साहब के सामने गवाही दी वो जज साहब ट्रांसफर हो गए, किसी दूसरे जज साहब ने दी। जी ठीक है, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था। तो अब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इलाज बताया जा रहा है वो इलाज है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि उसमें ढेर सारे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। अरे जैसे MP MLA कोर्ट है उसमें और कोई मुकदमा नहीं जाएगा, उसी तरह इसमें भी मुकदमा हो जाए कि भैया इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में और कोई मुकदमा नहीं जाएगा। ठीक है श्रीवास्तव साहब, अब चूंकि बहुत कम वक्त बचा है तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक एक कमेंट्स सबका भी ले लेना चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी का चूंकि पक्ष नहीं आया था, मनोज यादव आज बहुत व्यस्त हैं और लगातार डिबेट पे डिबेट करते आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं हमारे चैनल तक। मनोज यादव, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई सामाजिक ताना बाना टूट गया। इसमें कौन सा सामाजिक ताना बाना टूट गया? एक अपराधी मारा गया, कौन सा ताना बाना टूट गया मनोज यादव? एक नफरत पैदा की गई और नफरत इस बात के लिए पैदा की गई कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी में 2 माफिया हैं। समाजवादी पार्टी से इसमें से किसी का ताल्लुक आज की डेट में नहीं है। कभी रहा होगा तो उसके लिए अखिलेश यादव जी जिम्मेदार नहीं है। 2012 में उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। ये बात सबको पता है। अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो ना बोले, उसका राजनीतिक लाभ हानि होगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर दुर्गेन जी योगी मॉडल न्याय देने का ये जो सबसे बेहतरीन तरीका इजाद किया गया, इनकाउंटर का मतलब होता है इंस्टेंट कोई घटना। बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है मनोज यादव। मैं ऐड कर रहा हूं। मैं आज पूरे राष्ट्रीय मीडिया को दिन भर देख रहा था, पूरी मीडिया को। बहुत बड़े बड़े प्रकांड लोग इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर के आदेश, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि वो शाब्दिक अर्थ, मुझे लगता है ये दोनों महानुभाव जो हमारे साथ बैठे हैं, आर्यम श्रीवास्तव साहब और अंसारी साहब, ये बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को जानते हैं। जी देखिए दुर्गेन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें कहूंगा क्योंकि समय आपके चैनल पे बचा नहीं है। मैं 4-6 घंटे से लगातार डिबेट कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, इंस्टेंट घटने वाली घटना पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ को एनकाउंटर कहता है। मुख्यमंत्री सदन में कह सकता है मैं मिट्टी में मिला दूंगा। क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती? क्या मुख्यमंत्री तो कहेगा कि इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? मिट्टी मिलाना तो एक मुहावरा है भाई, वो थोड़ी कह रहे हैं गोली से मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी रुक जाइए। बीजेपी के 2 दर्जन नेताओं ने इस बात का आज भी कहा है, इस तरह के बयान दिए। अभी महंत योगी राजू दास है, उसने जानते हैं क्या कहा? योगी जी और भी इनकाउंटर करवाएंगे। ये कह रहा है 51,000 का इनाम दिया है एसटीएफ को। नौटंकी हो गया एसटीएफ, नौटंकी नाच। जैसे हम लोग गांव में नाच नहीं देखते हैं ऐसे पैसे उड़ा के, तो क्या एसटीएफ नाच हो गया है कि एक मान 51,000 रुपए का इनाम देगा और बचे हुए लोगों का इनकाउंटर होगा? ये बयान होगा? अगर है तो धन्यवाद। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, परसों की 2 जी, मैं आ रहा हूं आलोक, मैं आ रहा हूं आपके पास। बस मनोज यादव कंप्लीट करिए क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे लोग हैं। जी मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं और इस पे मैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। परसों से 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई। एक समाजवादी पार्टी का छात्र नेता पेपर देने गया था हेमंत यादव बलिया में, उसको पेपर देके निकला, बीजेपी के मुख्यमंत्री के सजातीय गुंडों ने उसको पीट पीट के मार डाला। ये मौत है कि फिल्म की शूटिंग थी? एक और शाहजहांपुर में अंशुल श्रीवास्तव को कुछ हेरा फेरी के मामले में बीजेपी के वित्त मंत्री खन्ना साहब के लोगों ने पीट पीट के उसको मार डाला। वीडियो वायरल है। मैं चाहूंगा इनको भी इसी मॉडल से थोड़ा सा दे देते न्याय। आप लोग सजाती बातें क्यों करते भाई? अपराधी की कोई जाति होती है क्या? अगर मान ले ठाकुरों ने पीट कर मार डाला तो क्या योगी जी उसमें क्या करेंगे? अच्छा नहीं, तो बीजेपी के हैं तो जेल जाएंगे, वो जेल जाएंगे, कानून काम करेगा। एक आदमी को जेल और बाकियों को इनकाउंटर, गजब है। ठीक है मनोज जी, मैं रोक रहा हूं। अब आपकी बात आ गई, चूंकि वक्त मेरे पास नहीं। जाइएगा नहीं, सुनकर जाइएगा। आपके विश्व पटल पे आपकी कैटेगरी डाउन हो रही है। मैं भागने नहीं दूंगा मनोज जी। जनक जी शांत हो जाइए। आपके कारण व्यवस्था खड़ा हो रहा है।
सूडान बन जाओगे, गृह युद्ध हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके अरे जनक जी कहां उलझे हुए हैं? जनक जी उलझिए मत। आलोक वर्मा का रिएक्शन 10 सेकंड में। आलोक वर्मा 10 सेकंड में रिएक्शन, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मनोज भाई बड़ी मासूम सी और भोली भाली बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2012 के पहले अखिलेश यादव ने गुंडों की भर्ती बंद कर दी समाजवादी पार्टी पे। अरे साहब 2022 में अभी इलेक्शन हुआ था, मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने शामिल किया था। तो अपराधी है मुख्तार अंसारी, अरे सुन तो लीजिए साहब, अपराधी मुख्तार अंसारी, अरे सुन तो लीजिए, तो योगी आदित्यनाथ अपराधी है, मुख्तार अंसारी अपराधी, उन पे हत्या का आरोप है, वो अपराधी है। फिर इसका मतलब सदन में अपराधी बैठा है, सदन में मुख्यमंत्री नहीं बैठा है, अपराधी बैठा है, सदन में मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए शब्दों में संयम रखिए। दोनों नेता शब्दों पर संयम रखिए भाई, इसका मतलब शब्दों पर संयम रखिए। मनोज यादव शब्दों पर संयम रखिए और आलोक आप भी। अच्छा मुझे लगता है आज ये होना ही है, आज ये होना ही है। मैं दोनों को रोक रहा हूं, आलोक आप भी रुकिए और मनोज आप भी रुकिए। मनोज यादव रुकिए और आलोक भी रुकिए। मैं अनीस अंसारी साहब के पास जाऊंगा। अंसारी साहब गुजारिश है कि जल्दी कंप्लीट करिएगा। अनीस अंसारी साहब क्या इलाज है क्या भाई? अगर योगी मॉडल इलाज नहीं तो क्या इलाज है फिर? जो लीगल पहलू है वो ये है कि पुलिस पे अगर अटैक किया हो गुंडे ने, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकते हैं, ये लीगल है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, शायद श्रीवास्तव साहब का भी, कि ज़्यादातर इनकाउंटर स्टेज्ड होते हैं। यानी मुझे कम से कम पहला इनकाउंटर जो मैंने इलाहाबाद में देखा था जॉइंट मजिस्ट्रेट, उसमें वो बंदा सिनेमा हॉल में चाय पी रहा था और पुलिस वाले जो डिप्टी एसपी थे उन्होंने शाम की मीटिंग में चाय के बाद बहुत हंस के बताया कि हमने उसको पकड़ लिया और मार दिया। और दूसरे दिन अखबारों में छपा कि उस संगम में उसने ललकारा और फिर उसके बाद उसने गोली चलाई, तो पुलिस वालों ने फिर गोली चलाई और असला निकला है। तो ज़्यादातर इनकाउंटर्स के बारे में ये यकीन रखिए कि वो स्टेज्ड होते हैं और ये प्रवृत्ति जो है मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं सहमत हूँ आपके बात से। अदालतें इसीलिए हैं, तो आप अदालतों को मजबूत करिए। ठीक बात है। मैं अंसारी साहब मैं रोक रहा हूँ। श्रीवास्तव साहब के पास जो श्रीवास्तव साहब, अंसारी साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपने भी कहा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब स्टेज होते हैं। तो अब तक तो बहुत सारे पुलिस वालों को जेल के अंदर होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को गए हैं पुलिस वाले, लेकिन कम गए हैं। श्रीवास्तव साहब जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कई मामले ऐसे होते हैं, बहुत सी सजा भी होती है। आप अगर जेलों का आप जाएंगे, आप पाएंगे कि बहुत से पुलिस वाले भीतर हैं, साथ ही बहुत से पुलिस वालों का जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है। लेकिन यह भी सही है कि बहुत से एनकाउंटर सही भी होते हैं। ये जैसे अब चित्रकूट में ददुआ का एनकाउंटर हुआ था, वो तो छोड़ के भागा था, घेरा गया था उसकी मकान को, छोड़ के भागा था। अमिताभ यश थे उसका एनकाउंटर में, जिन्होंने एसटीएफ की कमान संभाल रखी, यही थे, इन्होंने एनकाउंटर किया था विक्रम सिंह के टाइम में। को व्यक्तिगत रूप से भी बधाई देना चाहूंगा। दुर्गेश जी मैं एक बात रखना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो बहुत जल्दी में प्लीज। ये 80-20 के ग्राफिक में लेके आना चाहते हैं ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। पूरे देश में एक साथ ही दंगा करवाते हैं और 20% लोगों को, दलितों को जो इनके विपक्ष में बात करते हैं, माननीय संजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने जो है जबरदस्ती के वो चार्जशीट में नाम दिलवाया है ईडी के द्वारा। ठीक है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इंजीनियर साहब ये विषय परिवर्तन मत करिए, कृपया विषय परिवर्तन मत करिए। मैं खत्म कर रहा हूं। मनोज यादव आपको 5 सेकंड में कुछ कहना हो तो बोलिए, अगर उंगली उठा रहे हैं आप तो। मनोज यादव आवाज नहीं आ रही, 5 सेकंड यूं ही चले जाएंगे। और ये बता देते हैं हम आपको, 24 में इनकी विदाई पक्की है। योगी मॉडल ही बेहतर है तो समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उन जिन लोगों ने हत्याएं की इन 2 केसों में, उन पे योगी मॉडल लगाया जाए। ठीक बात है। अमित गुरु 10 सेकंड में। फिर अगर अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार अगर सख्ती कर रही है तो गलत क्या है, और फिर क्या इलाज है इन अपराधियों का जो हैवान हैं, पशु हैं? अमित गुरु जल्दी बोलिए, कंप्लीट। अमित गुरु प्लीज। जनक प्रसाद जी आपने अपनी बहुत सारी बातें रखी है, प्लीज। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी आपने जो घटना देखा ये दीक्षित परिवार का जो कानपुर में घटित हुआ था, माँ बेटी जिंदा जला दी गई,
और पुलिस वाले वहीं खड़े थे और उनके सर पे बुलडोजर चला के और किस तरह की गतिविधि हुई, उस मामले में सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं। एनकाउंटर ये आपका विशेषाधिकार नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं, देश भर के उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करूं, एक एक एसपी और एक एक डिप्टी एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा लीजिए, उनके बयानों को अगर आप कंपाइल करके रिपोर्ट दाखिल करेंगे जवाब, तो 99% ऐसे लगेंगे कि सारी कहानी फेक तरीके से बनाई गई। ठीक है, हम सहमत हैं। दोनों जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ने इस बात को कहा कि एनकाउंटर सही भी होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर फर्जी होते हैं। अनीस अंसारी साहब ने एक मुख्यमंत्री की बात भी की कि वो भी कह रहे थे कि दर्ज करो मुकदमे विपक्षियों के खिलाफ। श्रीवास्तव जी ने तो एक दावे के साथ में कहा कि एक सांसद ने 1500 SC के मुकदमे दर्ज करा दिए। तो ये हालत है राजनीति की। अजय कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका। अजय कुमार जी। इतने अपने अनुभव के आधार से कहता हूँ 10% 5% इनकाउंटर सही होते होंगे, 90% इनकाउंटर पकड़ करके मारे जाने वाली स्थिति में मैंने कहीं तो ऐसे हुए इनकाउंटर में मार दिया और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली तो पता लगा वो तो सांप से काटा गया था और पहले ही मर गया। है पुलिस का है, इस तरह से है, बहुत सी चीजें हैं, खुलेंगी तो बहुत सी बात। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि अगर राजनीतिक दल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे और जातीय आधार पर उनको टिकट नहीं देंगे, तो बहुत कुछ गंदगी दूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी, बहुत शुक्रिया। RM श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अनीस अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित गुरु साहब आपका धन्यवाद। आलोक वर्मा आपका भी धन्यवाद। इंजीनियर जनक प्रसाद जी और मनोज यादव जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन में आज जो सार निकला वो यही है। बहुत सारी पोल खोल दी अधिकारियों ने, नेताओं ने भी, लेकिन सार यही है कि अपराध से लड़ना होगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, ना कि सियासत अपराधियों को पाले, उनके ऊपर छतरी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।